दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट। थोड़ा ध्यान से समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। इस बार के एग्जाम में तो एल्यूशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन था हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं उससे। अब जो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हैं वहां पे इंट्रा प्लेट वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, और इंट्रा प्लेट वोल्केनिक एक्टिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है हॉटस्पॉट से, क्योंकि इंट्रा प्लेट वोल्केनिक एक्टिविटी को समझाने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक, तो इसलिए हम लोग का अगर हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग का इंट्रा प्लेट वोल्केनिक एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकें। अब हम लोग शुरू करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया किसने। तो जेसन मॉर्गन और टूजो विल्सन। ठीक, मॉर्गन एक अमेरिकी विद्वान, एक जियोग्राफर, और टूजो विल्सन एक कनाडा के विद्वान, कनाडा के जियोग्राफर। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पे काम किया और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कॉन्सेप्ट जो आया ये मुख्यतः 1960 के दशक के अंत में ये विचार आया हॉटस्पॉट का। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो भी हम लोग की ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं ये कहीं ना कहीं हम लोग के जो प्लेट के किनारे हैं उसी के सारे घटित होती हैं। या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, डाइवर्जेंट वाली स्थिति होगी, या तो कन्वर्जेंट वाली स्थिति होगी। तीन तरह की स्थितियां होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड कंजर्वेटिव। संरक्षी किनारा और विनाशात्मक किनारा और रचनात्मक किनारा। तो रचनात्मक किनारे वाले में भी हम लोग को ज्वालामुखी की स्थितियां देखने को मिलती हैं और हम लोग को विनाशी किनारे वाले में भी ज्वालामुखी की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये चीज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में हमेशा से पढ़ते आए हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में जो प्लेट के किनारे हैं अध्ययन की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सिंपल सी बात है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हमको गहराई में नहीं जाना है, बस इतना ही समझना है। और प्लेट टेक्टोनिक में आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, तभी तो हम लोग किनारों का इतना अच्छे से अध्ययन करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये विचार देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब अध्ययन हुए तो बहुत सारे जगह ऐसा एक देखा गया, एक केस देखा गया कि जहां पे ना तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ना ही एक दूसरे के पास आ रही हैं, लेकिन फिर भी वहां पे ज्वालामुखी की स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अभी तक तो ठीक था कि जैसे मान लीजिए एंडीज के पास ज्वालामुखी की स्थितियां देखने को मिली, मतलब एंडीज माउंटेन पे, तो हमको पता है कि इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर से नाज़का प्लेट है, ज्वालामुखी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर जगह हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया था इस तरीके से। जैसे हमको मान लीजिए पता चला कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है, वहां पे अंदर ज्वालामुखी की स्थितियां हैं, तो भी हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है एंड यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट दूसरी दिशा में जा रही है, तो बीच से डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है एंड कटक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर होंगी, क्योंकि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई जब ना तो प्लेटें दूर जा रही हैं और ना ही प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। मतलब कि ना ही ये वाली स्थिति बनी हुई है और ना ही ये वाली स्थिति बनी हुई है। इन दोनों स्थितियों में ज्वालामुखी की स्थिति हम लोग देखने को मिलती है। या इस वाली स्थिति में हम लोग जानते हैं सेंट्रल इरप्शन हो जाता है, जब भारी प्लेट का क्षेपण हो जाता है, जब दोनों प्लेटें आमने सामने आती हैं, विनाशी किनारा बनता है। और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, रचनात्मक किनारा बनता है। तो क्या स्थिति होती है? बेसिकली वहां पे फिशर इरप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। और ये वाला उतना विनाशकारी नहीं होता। यहाँ पे भूकंप भी हल्के आते हैं, लेकिन ये विनाशात्मक किनारा जो है, जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, ये तो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि इसके भूकंप भी बहुत ज्यादा खतरनाक आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पहले की तो ये स्थितियां थी, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई कि अब ऐसे प्लेसेस के लिए हम क्या करें जहां पे ऐसी स्थिति बनी नहीं रही है, फिर भी हमको ज्वालामुखी की स्थिति देखने को मिल रही है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स इसके ढूंढे हैं, लेकिन सबसे इसका जो फेमस एग्जांपल है जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं वो है हवाई
द्वीप। आप मैप में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हवाई। देखिए ये पूरा जो हवाई एरिया है, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है या आपके पास मैप होगा प्लेट्स का, तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हवाई एक द्वीप है और पैसिफिक ओशन में है, और ये पूरा एरिया पैसिफिक प्लेट पे है, एक प्लेट पे। तो एक प्लेट के बीचों बीच कहाँ से, या तो एक किनारे होता, क्योंकि हमको पता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, लेकिन ये बीच में कहाँ से ज्वालामुखी की घटना घटित हो गई। अब इस समस्या के समाधान के लिए टूजो विल्सन ने और मॉर्गन महोदय ने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, तो हम लोग की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब अगर आपको इस पे थोड़ा लिखना पड़ेगा तो यहाँ से आप थोड़ा सा एक बेस बना सकते हैं कि पहले की क्या स्थितियां थी, प्रॉब्लम्स क्या आई, क्यों इस कॉन्सेप्ट को देने की जरूरत पड़ी। ठीक, अब आइए अब हम लोग मेन इस पे आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे। अभी तो हम लोग एक इंट्रो समझ रहे थे। ये देखिए, ये हम लोग का लिथोस्फेरिक क्रस्ट, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कह सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग इस बात को जानते हैं, या बहुत सारे लोग का इसमें कंफ्यूजन अभी भी है, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे ये फिगर आ रहा होगा। जो हम लोग का प्लेट होता है, इस पे मैं कभी डिटेल में बात करूंगा जब हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो प्लेट होता है बेसिकली वो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट, और उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, हमारा पूरा क्रस्ट और मैंटल का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट। मतलब एस्थेनोस्फीयर भी मेंटल में होता है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का थोड़ा सा मेंटल का हिस्सा, अपर मेंटल का हिस्सा, ये पूरा जो है इतना हिस्सा आपका आता है लिथोस्फीयर के अंतर्गत, और वही हम लोग का प्लेट होता है, क्योंकि प्लेट को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये तो खैर हम लोग जब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो ये मान लीजिए आपका प्लेट का पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये तो आपका ये प्लेट का पार्ट हो गया। ठीक, अब ये नीचे है एस्थेनोस्फीयर, और जो प्लेट्स हैं ये इसी पे तो मूवमेंट कर रही हैं, ये चीज आप लोगों को पता होगी। और ये एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेज में है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्टिंग में ये बताया जाता है, जैसे कुछ ऐसे स्थान होते हैं एस्थेनोस्फीयर में यहां पर, जहां से इस तरीके से जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर उठता है। इसको हम लोग बोलते हैं जेट लाइक कॉलमनर फ्लो या वर्टिकल फ्लो। इस तरीके से वर्टिकल या लंबवत गति होती है मैग्मा में। आप लोग को मैग्मा और लावा में डिफरेंस पता होगा कि जब वो अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, तब उसका हम टर्म चेंज कर देते हैं, हम लावा बोलते हैं। और अगर अंदर ही है तो हम उसके लिए मैग्मा टर्म का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एस्थेनोस्फीयर। बहुत जगह आपको बुक्स में ये पढ़ने को मिलेगा कि मेंटल शब्द का यूज हुआ होगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो आपका मेंटल का ही पार्ट है, अपर मेंटल का ही पार्ट है एस्थेनोस्फीयर। तो यहाँ पे अगर कहीं पे मान लीजिए बुक में ये लिखा है कि मेंटल से लावा या मैग्मा उठा, तो वो भी ठीक है, लेकिन सही जो टर्म इसके लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मैग्मा जहां से आता है उसका जो मेन स्थान है वो एस्थेनोस्फीयर है। जो कि एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही पार्ट है, इसलिए मेंटल भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है, यहां से ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर उठेगा, इसका वर्टिकल फ्लो होगा, और ये सरफेस को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और फिर यहाँ पे हमको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक, अब इसमें आपको एक छोटी सी चीज का और ध्यान देना होगा। ये मैंने बहुत सिंपल सा बना दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, और बुक्स में आपको मिल जाएगा। ये क्या चीज है, ये देखिए, ये होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है। ठीक, संवहन तरंग सिद्धांत, बहुत सारे लोग संवहन तरंग सिद्धांत में और इस हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, उनको सेम लगता है दोनों, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट कब आया, मैंने भी बताया आपको स्टार्टिंग में 1960 के दशक के अंत में। ठीक, लेकिन जो ये संवहन धारा वाला सिद्धांत है, ये इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ से संवहन धाराएं उठती हैं और ये इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, जिससे जो प्लेट्स में जो गति होती है, वो गति बेसिकली इन धाराओं के कारण ही होती है। और ये सिद्धांत, अब बात आ ही गई है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इस सिद्धांत को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से,
क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स में इस होम्स के सिद्धांत जो कि 1928-29 में आया था, इस सिद्धांत ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स पे। बेसिकली प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से बताता है। लेकिन हमको कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जो इसका फ्लो हो रहा है ना मैग्मा का, इसको हम लोग इस संवहन धारा से कनेक्ट कर लेते हैं कभी कभी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं, बट मुझे लगा कि मैं इस चीज को भी यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। इससे आप लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है होम्स की थ्योरी का, और इन दोनों को आप अलग अलग समझ सकते हैं। इसमें बस आपको यही मेन चीज समझनी थी कि कैसे जो हम लोग का एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ से ये जो मैग्मा है इसका वर्टिकल फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, और जहां से ये वर्टिकल फ्लो हो रहा है उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट, गर्म स्थल, और वहां से ये फ्लो होना शुरू होता है। और ये जो जेट की तरफ जेट लाइक कॉलिप्टर फ्लो हो रहा है या वर्टिकल फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्लूम शब्द का यूज करते हैं। कहीं कहीं प्लूम शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो प्लूम शब्द है ना, वो इस वर्टिकल फ्लो के लिए यूज होता है, एक टर्म है, स्पेशल टर्म है उसके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट तो आपको इजी लगा होगा, ये नॉर्मल सी चीज है, ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन असली चीज यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है छात्रों को कि बुक्स में लिखा होगा कि कैसे कैसे जो ज्वालामुखी है वो शांत होता जाता है, और यही चीज हम लोग अब समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ से मैग्मा उठा और यहाँ पे इसने ये जो है हॉटस्पॉट की घटना घटित हो गई, यहाँ ज्वालामुखी की स्थिति हम लोग को देखने को मिल गई। यही वाली चीज है, ये मैंने छोड़ यहाँ पर मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ये चीज तो क्लियर है आपकी, लेकिन अब क्या होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हिस्सा है, ये इतना पार्ट यहां तक का येलो के ऊपर का पार्ट, ये तो लिथोस्फेरिक प्लेट है, और प्लेट तो मूवमेंट करेगी। जब प्लेट मूवमेंट करेगी तो जो ज्वालामुखी बन गया था हॉटस्पॉट की घटना के कारण, जब प्लेट मान लीजिए इधर मूवमेंट कर रही है तो ये ज्वालामुखी भी साथ साथ मूवमेंट करेगा। लेकिन जैसे मैंने इस वाले फिगर में दिखाया कि ये वाला नीचे का जो स्थान है, ये स्थान फिक्स होता है, ये स्थान गति नहीं करता है। लेकिन जो प्लेट है, प्लेट तो मूवमेंट करेगी ना, ये तो हम लोग जानते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इतनी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ रखी हैं कि हम लोग को पता है कि प्लेट्स में मूवमेंट होता है। अब क्या है कि ये हिस्सा तो मूवमेंट करेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा जहां से वो मैग्मा उठ रहा है वो हिस्सा तो स्थिर रहेगा। अब सिंपल सी थोड़ी सी इमेजिन करने वाली चीज है ये, कि मान लीजिए कि पहले यहाँ पे ज्वालामुखी की घटना घटित हुई, लेकिन जब ये स्थान दूर जाता जाएगा उस हॉटस्पॉट वाले स्थान से जहां से मैग्मा उठ रहा था, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो यहाँ तेजी से ज्वालामुखी की घटना घटित हुई, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट बहुत स्लोली स्लोली होता है, तो ये हम इसको उतना समझ नहीं पाएंगे। बाद में हम एक चीज ये नोटिस करेंगे कि अब तो ये ज्वालामुखी धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति में चेंज आ रहा है। तो प्रवृत्ति में चेंज क्यों आ रहा है, प्रवृत्ति में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तो मूवमेंट कर रहा है ना। जब ये हिस्सा मूवमेंट करेगा तो मान लीजिए अभी तो ज्वालामुखी की घटना यहाँ घटित हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए ये ज्वालामुखी वाला जो स्थान है ये खिसक के इधर आ गया, और फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। जब ये दूर जाता जाएगा तो ये तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जब यही स्थान दूर जाता जाएगा तो ये जो ज्वालामुखी है धीरे धीरे शांत होता जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सी चीज है। और अब यहाँ पे नया ज्वालामुखी बन जाएगा फिर, क्योंकि जब ये स्थान आगे खिसक जाएगा तो कोई दूसरा स्थान इस वाले स्थान के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, बस आपको इतना माइंड में रखना है कि इतने हिस्से का मूवमेंट, जिस हिस्से पे ज्वालामुखी है लिथोस्फेरिक प्लेट पे, वो हिस्सा तो मूवमेंट करेगा, लेकिन जहां से मैग्मा आ रहा है हॉटस्पॉट से, वो हिस्सा मूवमेंट नहीं करेगा। और वो हिस्सा मूवमेंट नहीं करेगा, इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न होगी कि जो ज्वालामुखी है, जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर ज्वालामुखी उस हॉटस्पॉट वाले एरिया से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो प्रवृत्ति है वो शांत होती जाएगी। और बाकी विनाशी किनारे से जो ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, रचनात्मक किनारे से जो ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, वहां हमको ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। वहां पे मान लीजिए
प्लेटें दूर जा रही हैं तो यहाँ पे ज्वालामुखी की घटना घटित हो रही है। और अगर प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं और एक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं। लेकिन ये जो हॉट स्पॉट का केस है, यहाँ पे कुछ विशेष कंडीशंस बनती हैं। तो ये जो मूव वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो फिक्स्ड है, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आइए अब हम लोग कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, जो भी हम फिगर को समझ रहे थे, वही फिगर है ये। इसमें देखिए दिखाया गया है कि डायग्राम शोइंग अ क्रॉस सेक्शन थ्रू द अर्थ्स लिथोस्फीयर इन येलो लिथोस्फेरिक प्लेट विथ मैग्मा राइजिंग फ्रॉम द मैंटल इन रेड। अब देखिए जो येलो का बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा है, जो प्लेट वाला हम लोग का पार्ट है, वो मूवमेंट कर रहा है। लोअर डायग्राम इलस्ट्रेट्स अ हॉट स्पॉट ट्रैक कॉज्ड बाय देयर रिलेटिव मूवमेंट। अब जैसे जैसे जो ये एरियाज हैं ये दूर जाते जाएंगे, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो खिसकती जाएगी, मतलब कि जो हम लोग का ज्वालामुखी है वो शांत होता जाएगा। और सिंपल सी बात है, क्यों शांत होता जाएगा? क्योंकि उसका नीचे से कनेक्शन था हॉट स्पॉट से, वहीं से उसको मैग्मा मिल रहा था। लेकिन जब वो दूर जाएगा, इसका मतलब ये एक दूसरा अर्थ ये निकल के आता है कि वो उस हॉट स्पॉट वाले रीजन से दूर जाता जाएगा। और जब दूर जाता जाएगा तो उसको मैग्मा से उसका कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में दिखाई दिया था, और यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बना लीजिएगा अच्छे से। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, हॉट स्पॉट, मतलब कि इसी से रिलेटेड है इंट्रा प्लेट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये एक ज्वालामुखी घटना, हवाई जो क्षेत्र है हम लोगों का, और हवाई आप लोग को पता है, स्टार्टिंग में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हवाई के बारे में, कि जो हॉट स्पॉट और इंट्रा प्लेट, ये जो ज्वालामुखी की घटनाएं हैं, हवाई सबसे फेमस है इसके लिए। और अक्सर न्यूज़ में आप सुनते भी होंगे कि हवाई पे ज्वालामुखी की घटना घटित हुई। और वीडियोस तो मैंने कई देखे हैं जिसमें कि जो लावा है उसका ऐसा फ्लो होता है कि वो घरों के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये एक और वहाँ की तस्वीर, एक डोम सा स्ट्रक्चर वहाँ पे बना है। और अब ये एक फिगर है, वर्ल्ड मैप है ये, और यहाँ पे आप अलग अलग लोकेशंस देख रहे हैं जहाँ पे जो हॉटस्पॉट की घटना ये घटित होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, आपके माइंड में बस सेट हो जाए कि हाँ यहाँ यहाँ इन एरियाज़ में हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी एक और मैप हम दिखाएंगे जिसमें थोड़ा सा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट वो थोड़ा सा और क्लियर है। ये हम लोग का दूसरा ये वर्ल्ड मैप है। इसमें भी देखिए कुछ कुछ प्लेसेस को दिखाया गया, जैसे हवाई, कैरोलिन, कॉप, बाजा, सोकोरो, पिटकैर्न, तहीती, मैकडोनल्ड, बहुत सारे फेमस प्लेसेस है। येलो स्टोन, जैसा मैंने बताया था अभी पहले आपको, बहुत ही फेमस स्थान। तो कुछ कुछ ये प्लेसेस हैं, बस इनको देखिए आसानी से, कई बार देखेंगे इस मैप को तो आपको याद रहेगा। और सबसे फेमस है हवाई, फेमस है इसमें, ताहिती, हवाई, येलो स्टोन, ये कुछ जो टर्म्स हैं या नाम हैं प्लेसेस के, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और स्पेशली हवाई, क्योंकि हवाई से कई बार हम लोग के क्वेश्चंस आए हुए हैं इंट्राप्लेट से रिलेटेड। और ये हम लोगों का एक फिगर मुझे मिला, येलो स्टोन। येलो स्टोन में देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि कैसे अंदर से जो मैग्मा है वो ऊपर उठ रहा है, और ये येलो स्टोन में हॉट स्पॉट की घटना घटित हो रही है। येलो स्टोन एक वहाँ पे यूएसए में नेशनल पार्क है, काफ़ी फेमस है। और इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा, ये रॉकी माउंटेन्स हैं, वहाँ पे येलो स्टोन नेशनल पार्क की लोकेशन देखने को मिलेगी पश्चिमी यूएसए में। तो ये तो बात हो गई येलो स्टोन की, जहाँ पे हॉटस्पॉट फेमस है काफ़ी। अब इन दो विद्वानों की चर्चा हम लोग करते हैं और इस चैप्टर का एंड करते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो है जेसन मॉर्गन की, जिनको इस तस्वीर में जॉर्ज बुश, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये दे रहे हैं नेशनल साइंस अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। और दूसरी तस्वीर, जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस प्लेट टेक्टोनिक्स के फील्ड में, जिन्होंने सबसे पहले प्लेट वर्ड यूज़ किया और हॉटस्पॉट का भी कॉन्सेप्ट दिया, टूजो विल्सन कनाडा में प्रोफेसर थे और मॉर्गन अमेरिका में प्रोफेसर थे। और ये जो मॉर्गन महोदय हैं ये अभी भी जीवित हैं। ये उन कुछ चुनिंदा विद्वानों में से हैं जो कि
पुराने विद्वान हैं और अभी भी आई थिंक 90 ईयर्स के की एज होगी इनकी, अभी भी ये जीवित हैं। तो ये बहुत ही इन दोनों विद्वानों का काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान रहा, प्लेट टेक्टोनिक्स में भी और हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट में भी। जब हम लोग किसी विद्वान की तस्वीर देखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग को और अच्छे से तैयार हो जाता है। तो प्रयास किया करिए कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे जितना भी रिसर्च हो सके, जितना काम हो सके करिए। जगह जगह से चीज़ों को ढूंढिए, पेपर्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए। इससे क्या होगा कि अब अगर आपके माइंड में ये तस्वीर हमेशा रहेगी तो कभी भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को भूलेंगे नहीं। तो अब इस अध्याय में इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया इस चैप्टर में, जितना हम लोग के लिए जानना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें आप सभी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।